हेलो, मेरा नाम है शुभम। आज जो व्यक्ति आपको मेरे बगल में दिख रहे हैं, इनका नाम है कुंदन। आज इन चर्चा करना चाह रहे हैं जो अभी सोशल मीडिया और मीडिया पर जिस तरह का नैरेटिव महिलाओं के खिलाफ, या कहें कि एक ऐसा वर्ग है जो महिलाओं को जैसे हत्यारी की नजर से देख रहा है, या कहें कि महिलाओं को थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है, मीम बनाते हुए, जोक क्रैक करते हुए उनके ऊपर। तो आज हम सोचे कि एक ऐसे प्रोफेसर से मिला जाए, उनसे बात किया जाए जो इनके दर्द दुख को समझते हो, चूंकि ये एक अलग अलग जगह पर, जहां पर खासकर उस जगह पर पढ़ाते हैं जहां महिलाएं ज्यादा पढ़ने आती हैं। मीडिया और मीडिया पर जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं महिलाओं के खिलाफ, ये उस बारे में क्या सोचते हैं, और जो नई लड़कियां हैं वो इन सब विषयों को किस तरह से देखती है और समझती है, इनको किस तरह से बताती है। इन्हें के बातों को समझने जानने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। आपको भी सोचे कि इनसे समझाएं कि ये क्या समझते हैं। ये जो पढ़ा रहे हैं जहां जहां, वो है भगिनी निवेदिता कॉलेज, खासकर कमला नेहरू कॉलेज और जाकिर। इनसे बात करते हैं इन्हीं सब समसामयिक मुद्दों पर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर कि आप मेरे YouTube चैनल पर आए। बहुत बहुत आभार आपका भी। देख की जो बात हुई, जिस विषय पे आपने आज की चर्चा रखी है, खासतौर पर कि इस समय पर, और जो आपने बात अंडरलाइन भी किया है कि वुमेन्स कॉलेज, महिला कॉलेजेस में, महिला महाविद्यालयों में, खास करके दिल्ली विश्वविद्यालय में, बिल्कुल आज के समय के, आज के जनरेशन के जो बच्चे आ रहे हैं, मुझे तो मेरे भाग्य का वही मिल रहे हैं जो बिल्कुल करंट जनरेशन जिनको आप बोलते हैं कि बिल्कुल नई पीढ़ी है, जिनको जनरेशन जेड या जनरेशन जी भी कहते हैं आप, नगरीय भाषा में या अर्बन लैंग्वेज में। अब वो 2005-6 अमूमन 2007 के बाद के पैदा हुए बच्चे हैं, तो उनको बिल्कुल नया एक सामाजिक परिवेश मिला है, नया सामाजिक उनको एक पालन पोषण मिला है, नया सामाजिक उनको औद्योगिकी मिली है, जिसको आप नए औद्योगिकीकरण से जोड़ते हैं, जिनमें आभासी दुनिया जिसको आप कहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड या सोशल मीडिया नेटवर्क से वो जुड़े हुए हैं, और हमसे काफी बेहतर जुड़े हुए हैं। हम आप तो फिर भी उस 90s के दौर से हैं जिसमें ट्रांजिशन फेज में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, कुछ टेक्नोलॉजी आ रही थी, कुछ पुरानी चीजों को भी हम कैरी करते हुए आए हैं, तो हम ट्रेडिशनल मॉडर्न कहला सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न है। हम सर जानना चाह रहे थे कि आप जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ कई बच्चों से आप मिलते होंगे। इस मिलते हुए क्रम में आपको जो बताती हैं जो लड़की कि हम जो भी देख रहे हैं मीम्स, मेरे ऊपर जो जोक चल रहा है कि शादी नहीं करना चाहिए, या आप शादी करेंगे तो हनीमून पर जाएंगे, तो इस तरह का घटना होगा। जो भी हाल फिलहाल में जो घटना सुने होंगे, मेघालय में एक कपल जाते हैं हनीमून पर, वहां इस तरह घटना हुआ। चाहे कुछ दिन पहले जो मेरठ में घटना हुई, जहां एक ऑफिसर की पत्नी जो है किसी और के साथ में संबंध में थी और उसको ड्राम में उसको चिनवा दिया गया, एक तरह से कहें। तो आप इस तरह की घटनाओं को महिलाएं किस तरह देखती है, उनको इंजीनियर की भी जो आप, हाँ हाँ हाँ, इस तरह की घटनाओं को महिला किस तरह से देखती है, वो लड़की जो आप जिसको पढ़ाते हैं, और आपको किस तरह का कंसर्न अपना बताती है कि सर हम पर पता नहीं कितना 100 सालों से अत्याचार हो रहा है। खासकर जो यूएन और WHO का रिपोर्ट है, जहां आप यूएन का रिपोर्ट है कि जहां 148 लोग हर दिन लगभग उसके अपने पार्टनर के द्वारा मारे जा रहे हैं। चाहे WHO का जो रिपोर्ट है कि 38% महिलाएं जो पुरुषों के शिकार हैं, अत्याचार के शिकार हैं, वो किस तरह से देखती है कि हम पर इतना अत्याचार है लेकिन हम ही को बार बार कल्प्रिट बताया जा रहा है। हाँ, मतलब उनको विक्टिमहुड का शिकार नहीं है वो, लेकिन उनको आजकल कल्प्रिट के नजरिए से, बिल्कुल जिस तरीके से आपने रेखांकित भी किया, चाहे वो अभी बहुत फिलहाल में घटी घटना जो हनीमून वाली घटना है, या जो उसके पहले पूर्व घटना जो घटी मेरठ में वो घटना है, उससे पूर्व जो घटी जो बिल्कुल सनसनीखेज रहा वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली घटना है, जो लाइव उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। और उसके बाद अब मेरा जो इस पे बच्चों के साथ जो बातचीत होती है, और वो बहुत फ्रैंक भी हैं, आज के स्टूडेंट्स आपसे हिचकते नहीं है कोई भी सवाल पूछने में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो आपसे नहीं पूछेंगे तो फिर किससे वो अपना स्पष्ट कर पाएंगे जो भी उनके अंदर मनभेद चल रहा है, जो भी उनके अंदर द्वंद्व चल रहा है, वो आपसे ही बात कर सकेंगे। और एक शिक्षक का सर्वोत्तम काम यही है कि बच्चों के उन सारे मन की व्यथाओं को सुन के, समझ के, उनको वो किसी तरीके से हल कर पाए। 3 बातें हैं। पहली बात आपने तो बहुत अच्छी रख भी दी बखूबी की, यूएन का रिपोर्ट है कि 140 महिलाएं प्रतिदिन 2023 में अराउंड द ग्लोब, पूरे विश्व में
किसी न किसी तरीके से, या तो वो अपने पति के द्वारा या अपने पूरे रिलेटिव्स, खास करके उनके ससुराल वाले रिलेटिव्स के द्वारा अत्याचार का, उत्पीड़न का शिकार रही हैं। दूसरा आपने खूब कहा, 38%, कुल मिलाकर 38% ज्यादातर फीमेल ही हैं जो टॉर्चर्ड रहे हैं, रेदर देन मेल, जो अब का डोमिनेंट नैरेटिव है, या एक तरीके से जो डिस्कोर्स का रूप भी ले रहा है। और एक एनसीआरबी का भी डाटा आता है जो आपके नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स को जो बताती हैं, प्रदर्शित करती हैं, उसमें भी यही निकल के आता है कि ज्यादातर महिलाएं ही। आप और हम भी जिस परिवेश से आते हैं, मुझे तो लगता है ज्यादातर जो खबरें छपा करती थी आज से 10 साल पूर्व भी या आज भी, वो तो ज्यादातर महिलाओं के ही उत्पीड़न और शोषण की छपा करती थी। और आज भी बहुत ज्यादा चीज बदली नहीं है। बहुत जो बदला है, जो आज के विद्यार्थी या छात्राएं पूछती हैं, वो बदला ये है कि रिपोर्टिंग ज्यादा बढ़ी है। खासतौर पे ऑल्टरनेटिव मीडिया, जिसके आप भी एक आजकल स्वरूप के तौर पे देखे जा सकते हैं, सोशल मीडिया, उसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब लाइव, फेसबुक, ये सारी चीजें लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच बना रही हैं। और इससे होता यह है कि कोई भी ऐसी छोटी रिपोर्ट या बड़ी रिपोर्ट जो कहीं घटित होती है, वो हम तक, आप तक सुचारू तौर पर पहुंच पाती है। इसमें कोई द्वेष या कोई विकार नहीं है, खबरें आनी चाहिए, लेकिन खबरें क्या ज्यादा हाईलाइट होती हैं, ये मायने रखती है। अब बात बच्चों के लिए ये रहती है, जब वो पूछते हैं कि सर अब हमें बड़ा कल्प्रिटहुड का महसूस होता है, अब हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम समाज में बिल्कुल बुरे दृष्टि से देखे जा रहे हैं, बिल्कुल हमेशा कातिल के दृष्टि से देखे जा रहे हैं। कोई भी बच्चा या बच्ची, खासतौर पर कोई भी शिक्षार्थी, सबसे पहला वो प्रतिबिंबित करता है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। और बैकग्राउंड का मतलब कतई वर्ग से नहीं है, बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि से, और पृष्ठभूमि का मतलब समाज से है। और समाज की पहली इकाई जो किसी बच्चे के लिए है, वो आप और हम सर्वदा शाश्वत जानते हैं, वो उनके माता पिता हैं। हमारे माता पिता ने ही विवाह के बारे में, या हमारे माता पिता ने ही हमें पालन पोषण करके इस पूरी प्रथा के बारे में बताया, अवगत कराया। उन्होंने ही बताया कि एक सामाजिक संबंध है, ये एक सामाजिक समझौता है, जिसमें कई चीजें आपस में मेल जोल कर कई चीजें आपस में कॉम्प्रोमाइज करके हम आगे बढ़ते हैं, तभी ये सुचारू तौर पर चल पाता है। पहली चीज वहीं से आ रही है। इसलिए इसमें घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत कुछ बदल गया है, या बहुत कुछ बुरा होने लगा है, या बहुत कातिल के तौर पे महिलाएं उभर कर आई हैं, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा है भी, तो नोट में आप इसी वाक्य के नीचे लिख सकते हैं कि ये भी परिलक्षित कर रही है कि सामाजिकरण कहां जा रहा है। या तो आप ये कहें कि वो बिल्कुल आप उसको कहेंगे कि वेंजियांस के मोड में है, जिसको आप कहते हैं बदला के मोड में है। तो ये बड़ी छिटपुट है। अगर वो बहुत कुछ करने पे आ जाएंगी, तो मुझे लगता है पूरे समाज का संतुलन, समीकरण बिल्कुल बदल जाएगा। और वो अगर होता दिखेगा, तो आप और हम बहुत ज्यादा ऐसे पॉडकास्ट या ऐसे वार्तालाप लेकर आना शुरू हो जाएंगे। वो संसद का एक हिस्सा हो जाएगा, और उस पर कानून और उस पर नियम बनने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग देखते हैं गांव में कि हर दिन वहां पर लोग मारपीट की शिकार है, खासकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाएं हैं। शायद वो लगता है कि इसको भाग्य मान ली है कि अगर हमको, मेरे पति हमको मार रहे हैं तो ठीक है भाई, क्योंकि वो कमा के हमको खिला रहे हैं, तो उनका हक है कि हमको मारे पीटे, हमारे साथ में बदतमीजियां करें, गाली गलौज करें। शायद उस तरह की खबरें हम लोगों के पास है नहीं। और जो एक आध घटना या कहेंगे एक्सेप्शनल घटना जो आजकल हो रहा है, जो हाईलाइट भी हो रहा है, इसकी वजह से इसे मानो कि लगता है कि पूरे भारत की 50% महिलाएं इसी तरह से अपने पति को शिकार बना रही है। खैर, हम उन पर बाद में आते हैं। आपको लगता है कि अभी हाल फिलहाल में 2-4 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसका आपको असर दिखेगा कि अब शायद कोई महिला अगर खड़ी हो चुनाव में, और जो देखते होंगे पंचायत चुनाव में भी महिलाएं खड़ी हो रही थी, कुछ लोग वोट कर रहे थे पति के नाम पर। अब वो जो सशक्तिकरण, जो खासकर 2023 में जो नारी बंधन अधिनियम लेके आए मोदी जी, आपको लगता है कि इससे कुछ बदलाव हुआ? और आजकल की जो घटनाएं चल रही है, जिससे महिलाओं के खिलाफ कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है पुरुषों के मन में या युवाओं के मन में? सर्वप्रथम हम धीरे धीरे जो स्विच कर रहे हैं, ये सामाजिक पहलू से अब राजनीति के पहलू पर, बहुत खूब आपने कहा कि समाज में तो यही चलता आया है कि पत्नियां हमेशा
पति को एक परमेश्वर के तौर पर देखती हैं। तो इसमें एक बहुत छोटी सी, आजकल तो मीम और चुटकुले चलते रहते हैं। किसी ने कहा कि अब की पत्नियां पति को परमेश्वर ही ना समझती हैं, बल्कि वो परमेश्वर से उनका मिलान भी कर दे रही हैं। तो ये एक अलग लाइटर मोड में ये है, लेकिन ये चुटकुला उस सीख या समझ के लिए है कि जब तक हम उनको अपने बराबर नहीं समझेंगे, और ये कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो आपने उनको देना है, दे आर बॉर्न विथ इट, वो एंटाइटल्ड है। ये शुरू से ही समझाया जा रहा है। समता और ये सारे अधिकार की जो बातें होती है, उसमें यही बार बार कहा जा रहा है कि वो आपके बिल्कुल आधे हैं, आप उनके बिल्कुल आधे हैं। जो पूरा आप प्रक्रिया देखते हैं विवाह के दौरान भी जो होता है, 7 वचनों का जो पूरा प्रथा है, वो इनमें सारी चीजें वही हैं कि आपको सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करना है और अच्छे से जीना है। इसको राजनीतिक पहलू से जब जोड़ के हम देखते हैं, बिहार हमारा पहला ऐसा राज्य है जो कि संवैधानिक तौर पर सुनिश्चित तो ये किया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 ही सीटें आपको सुरक्षित या आप उसको कहते हैं रिजर्व, आरक्षित रखनी है महिलाओं के लिए। लेकिन बिहार ने 50% सीटें, ऐसा राज्य बना जो सबके लिए एक मूलक राज्य बना, सबके लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणाप्रद राज्य बना कि उन्होंने सुनिश्चित की और आरक्षित भी की। भागीदारी बिल्कुल आती है। अब ये एक अलग बात है जिस पे चर्चा अलग होनी चाहिए। प्रॉक्सी कैंडिडेचर आ जाता है कि महिलाओं के नाम पर पुरुष कंटेस्ट करते हैं चुनाव को, प्रधान, हाँ, जो आप पंचायत के तौर पे भी आजकल जो एपिसोड चलता है, इससे लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बिंदु है कि बिल्कुल ये चीज धीरे धीरे परिभाषित कर रही है हमारे, न बल्कि विधानसभा जैसे चुनावों को, बल्कि लोकसभा जैसे चुनाव में भी एक अहम विषय बन रहा है। लास्ट ईयर 2023 के लास्ट में आपने देखा कि नारी वंदन अधिनियम भी आया। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अब उनकी भागीदारी राजनीतिक स्तर पर सक्रिय हो रही है। वो अब इस चीज को समझ रहे हैं कि उन्हें ये भागीदारी चाहिए, और इसका प्रतिनिधित्व भी वो काफी हद तक अच्छे तौर पर कर रहे हैं, जो कि देश के लिए भी एक बहुत अच्छा और बहुत नई दिशा में जाने वाली एक बात है। मेरा सवाल था कि अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसका आप प्रभाव देखते हैं विधानसभा चुनाव पर कि नहीं देखते हैं? लेकिन आप चूंकि बहुत बेहतर बात कर दिया, व्यापक रूप से बात कर दिया आप महिला सशक्तिकरण पर, तो मेरा एक छोटा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, तो आपको लगता है कि अभी पूरे देश भर में मुश्किल से 2 महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री हैं, एक ममता बनर्जी बंगाल की और एक दिल्ली की रेखा गुप्ता। आपको लगता है इस तरह के मुख्यमंत्री पद मिलने से महिला सशक्त समझती है अपने आप को कि हम भी कहीं राजनीतिक भागीदारी हमको भी मिल रही है? अब हमको राजनीतिक भागीदारी विधानसभा और लोकसभा जैसे चुनाव में मिलनी चाहिए, जिससे महिला सशक्त दिखे, कम से कम हो तो न हो लेकिन दिखे। ऐसा आपको बात करते हुए ऐसी महिलाएं दिखती है आपको पढ़ाते हुए क्रम में? पहला तो क्षमा इस बात की रहेगी कि आपके प्रश्न को मैं पूरी तरीके से अगर मैं एड्रेस नहीं कर पाया था, लेकिन उसको अगर मैं फिर से अगर दोबारा स्मृति पटल में लाके बताना चाहूं, तो बिल्कुल आजकल के जो समसामयिकी मुद्दे हैं, जो खासतौर पे सामाजिक समसामयिकी मुद्दे हैं, इसमें जो अभी ये रिपोर्टिंग्स और ये अखबारों से पटे जो खबरें हम लोगों के पास आ रही हैं, सनसनीखेज खबरें जो आ रही हैं, इन सबों का राजनीतिक पहलू पे बहुत कम असर पड़ता है। खासतौर पर उनको पता है, और मैं आपके लिए भी और देशवासियों और ग्रामीण वासियों के लिए भी बताऊं या आपके दर्शकों के लिए बताऊं कि भारत में ये जो छिटपुट कुछ मुद्दे आ रहे हैं या कुछ खबरें आ रही हैं, ये बहुत आमूल चूल कुछ ऐसा प्रभाव या परिवर्तन नहीं ला देंगी। ज्यादा छिटपुट ये 10 मुद्दे हैं, अगर हम गलत भी हो जाएं गिनती में 100 मुद्दे हैं। अब अगर भारत में कुल 150 करोड़ जनसंख्या है, तो अमूमन आप ले लें कि अगर 30 करोड़ परिवार हैं, अगर 1% भी ये केस होता तब इसका राष्ट्रीय व्यापकता समझ में आती, इसका प्रभाव समझ में आता, इससे डरने की बात समझ में आती। ये तो 0.000 या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स 0.1% है, जो कि कुछ भी नहीं है। मतलब एक आध छिटपुट परिवार में ऐसा अगर हो रहा है, पूरे राज्य में या पूरे देश में 10-15 परिवारों में ऐसा हो रहा है, तो इससे डरने की या इससे इस तरीके से कोई भ्रामक चीजों को अपनाना या जिसको आप नैरेटिव के तौर पे देखना कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदलती, क्योंकि हमेशा समाज इक्विलिब्रियम में चला है और इक्विलिब्रियम में हमेशा पॉजिटिव लोग ज्यादा रहे हैं, सकारात्मक पहलू ज्यादा रहे, इसलिए समाज चल रहा है। नकारात्मक जिस दिन ज्यादा हो जाएगा समाज, उसी दिन विघटित हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये कह रहे हैं कि अब आपका सवाल आया था
कि मुख्यमंत्री के तौर पर देश में प्रतिनिधित्व 2 राज्यों में है। मैं कहता हूं अगर ये भी ना होता, पहले तो धन्यवाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व का कि जिन्होंने रेखा गुप्ता को ही दिल्ली का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे चुना। बहुत तेज रेस में थे आपके प्रवेश वर्मा जी, लेकिन इन्होंने इसलिए चुना कि ये संख्या नहीं दर्शाता, ये सोच दर्शाती है, और सोच जब दर्शाती है तो सोच में जब बदलाव आएगा तो संख्या आते हुए देर नहीं लगेगी। और इसीलिए शायद महिला वंदन अधिनियम आया है कि वो सोच को बदल सके, वो प्रतिनिधित्व को बदल सके। अब दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि ममता बनर्जी हैं बंगाल में, वो नारी सशक्तिकरण का कभी भी पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि वहां की जनता वहां से खुश नहीं है। तो आप जिन चीज को, जिस पर्सपेक्टिव से, जिस परिप्रेक्ष्य से लेके आते हैं, उसका एक व्यापक पहलू छोड़ना चाहते हैं। बिहार में बेशक नारी कोई प्रधान मुख्यमंत्री नहीं बनी है, नहीं है बराबरी देवी, नहीं, अभी के मतलब पिछले 3-4 दशक, 2-3 टर्म की जब मैं बात कर रहा हूँ, 15-20 सालों में, तो इसका मतलब ये नहीं कि नारी वहां पे भागीदारी नहीं दिखा रही। नीतीश खुद कहते हैं, नीतीश कुमार जी, कि हमें नारी का मतदान या नारी का मत ज्यादा मिल रहा है और उनका प्रेम प्यार ज्यादा मिल रहा है, तभी वो राज्य कर पा रहे हैं, तभी वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये भी एक सूचनांक है कि वहां के लोग भागीदारी में आ रहे हैं। जैसे जैसे भागीदारी बढ़ेगी वैसे वैसे वो खुद भी आ जाएंगे, उसके लिए कुछ उनको अलग एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सशक्तिकरण का सबसे बड़ा पहलू है जो आप महाविद्यालयों की तरफ बार बार उसको सूचित करके देख रहे हैं, वो ये है कि अब लोगों में राजनीति के प्रति सक्रियता बढ़ी है। मेरे पास एक छात्रा आती है, पूछती है कि सर एमपी कैसे बना जाता है। मैंने कहा सवाल तो बहुत अच्छा है, दिलचस्प है, आपने अभी इस उम्र में पूछा है, और अगर आप कहें अंडर ग्रेजुएट या स्नातक के छात्राएं या छात्र लगभग यही 17, 18, 19 के हो रहे होते हैं। तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा कि एमपी से पहले भी कुछ अटेन करना होता है, राजनीति में आपको कुछ सक्रिय होना होता है, इन सारी चीजों को आप पहले से जानते होंगे। तो हाँ सर, बैकग्राउंड में तो फैमिली से एक नेता रहे हैं, लेकिन फिर कोई ऐसा नहीं रहा है, और मेरा मन है कि मैं चुनाव लड़ूं। इस तरीके की सोच जिस दिन धीरे धीरे भारत के नौजवानों में आना शुरू होगी, जिसको कुछ हद तक हवा देने का काम आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि 1 लाख युवा, और जब वो 1 लाख कहते हैं तो किसी पुरुष की तरफ वो नहीं कहते, वो जब 1 लाख कहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कहते हैं कि हमारी नारी शक्ति सामने आए। जब वो 1 लाख युवा सक्रिय तौर पर राजनीति में भागीदारी शो करेंगे, आपको फिर सीएम के फेसेस काउंट नहीं करने पड़ेंगे, आप बराबर पाएंगे कि, और सिर्फ सीएम के फेस से कुछ नहीं होता, कैबिनेट में भी एक रोल होता है। कैबिनेट में भी, अब कैबिनेट जब आप देखेंगे, वैसे पूरे संसद में जब आप देखेंगे तो महज गिने चुने सांसद ही हैं जो महिलाएं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो वहां तक पहुंच पा रही हैं, समाज का उनको सबल प्रदान है। इसी तरीके से इनके प्रति कोई ऐसी गलत अवधारणा पालना कि इस तरीके से चल रहा है, या वो अब धीरे धीरे कातिल हो रही हैं, या वो बेमनस्य हो रही हैं, बिल्कुल गलत है, निराधार है। उनका संदर्भ क्या है, उनकी परिस्थिति क्या रही होगी, ये उनको बेहतर मालूम है। अन्यथा समाज का हमेशा समर्थन है कि अगर नारी ऐसा काम कर रही है तो वो गलत है, पुरुष ऐसा काम कर रहे हैं तो बराबर के वो भी गलत है। चाहे वो भूत में कर रहे थे, चाहे वो वर्तमान में कर रहे हैं, चाहे आने वाले दिनों में, हम ऐसा नहीं चाहेंगे समाज के तौर पर कि ऐसा कुछ हो कि हम बदले की भावना से काम करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप आसपास के लोकेलिटी से भी देख के सीख सकते हैं कि हमारे घर में, आपके घर में, आपके पड़ोस में, हमारे पड़ोस में ऐसी कोई अभी तक घटना सामने नहीं आ रही है, और अगर आती है तो हमें एकजुट होकर सामाजिक स्तर पर इसको एक संगठित तौर पर इसको एड्रेस करने की जरूरत है, ना कि पूरे महिला समाज को इसमें चिन्हित करने की आवश्यकता है। समय तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक पिछलग्गू सवाल होता है ना, पिछलग्गू सवाल एक है, जो एक सवाल है जो सोच रहे हैं कि पूछ ही लेने तो कहीं गड़बड़ा न जाए। क्योंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो आप देखते होंगे कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर बहुत सारा बहस तो होते रहता है, लेकिन उनको वाइस चांसलर जैसे पदों पर, चाहे एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जैसे पदों पर अभी भी देखते हैं कि खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही हैं महिलाएं, और सरकार शायद इस पर आंख मूंदी हुई है, या कहें कि बंद की हुई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि राजनीतिक भागीदारी से वोट देने के लिए सिर्फ महिलाएं जाएं, टाइम पर सुबह उठ के बिना खाना बनाए पहले
भाई वोट कीजिए फिर जलपान कीजिए टाइप का जो नारा चलता है, ऐसा करते रहे, या राजनीतिक भागीदारी में उसको वाइस चांसलर भी बनाया जाएगा, एचओडी भी बनाया जाए, और साथ में विधानसभा लोकसभा का टिकट भी दिया जाए, जिससे राजनीतिक भागीदारी के साथ में उनका सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो सके। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि वाइस चांसलर जैसे पदों पर, चाहे राज्यपाल जैसे पदों पर अभी भी महिलाएं एक आध दिखती है? यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वही सिर्फ दिखती है। इसके अलावा एक थी भी वहां पौंडीचेरी की जो राज्यपाल थी किरण बेदी, इसके अलावा कोई राज्यपाल भी 28 जिले 28 राज्य में आपको नहीं दिखती है। आप कैसे देखते हैं कि ना वाइस चांसलर हो, ना राज्यपाल हो, ना कोई सुप्रीम कोर्ट में जज हो, मुश्किल से एक दो महिलाएं जा पाती है? आप इसको देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, या उसके लिए उसके साथ एक कदम बस बढ़ाया गया उसके पक्ष में? बहुत ही मुझे लगता है कि बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल है। हालांकि तथ्यात्मक तौर पर थोड़ी सी त्रुटि, या इसको मैं करेक्ट करना चाहूं, वैसे तो मैं अगर कह दूं कि महिला प्रतिनिधित्व नहीं है तो मैं खुद ही मौलिक तौर पर गलत हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे विभागाध्यक्ष जो भी हैं, अगर मैं कहूं तो विभागाध्यक्षा है वो सीनियर प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैम है। दूसरा, जब आप स्मरण करते हैं तो आनंदीबेन पटेल और किरण बेदी के अलावा पहले तो महामहिम के पास जाएं, राष्ट्रपति हमारी अभी द्रौपदी मुर्मू है, कहना नहीं पड़ेगा कि महिला है। तीसरी बात जो आपको याद आती होगी, एक तो विभागाध्यक्षा हो गई, मतलब राजनीति विभाग के जो एचओडी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, ये हो गए, महिला हो गई। प्रॉक्टर भी अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के वही हैं। अगर बात मैं करूं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, उनकी भी है ना, उन्होंने तो यहां तक एक नया पहल किया है कि अब कुलपति ना कह के कुल गुरु कहा जाएगा। तो वाइस चांसलर अब कुल गुरु कहलाती हैं जेएनयू में, और मुझे लगता है ये फिर बड़े बृहद स्तर पर डीयू में और सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी और राज्य विश्वविद्यालयों में भी कुल गुरु का ही परिचलन शुरू हो जाएगा। वहां भी आपको पता है शांति श्री पंडित है, वो भी एक महिला है। अब बात बिल्कुल सही है, जैसा बात आप कह रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरिकली संख्यात्मक तौर पर ये बेहद कम है। तो आप ये भी देखेंगे कि ऐतिहासिक जो उनके साथ समाज ने जिस तरीके से उनको आगे बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, ये डिस्कोर्स का पार्ट है। आपने देखा बहुत हद तक लेग पुलिंग रही, जब तक, अब मैं बिहार पे आऊं, जब तक उनको साइकिल नहीं मिला, उनको पंख नहीं मिले। साइकिल मिला तो कई लोग और कई छात्राएं बाहर आई, और आज आप देख पाते हैं कि वो साइकिल चलाना भी बहुत आम बात हो गई, जो कि एक आम बात नहीं थी अगर यहां से 15 वर्ष पूर्व देखा जाए। अब धीरे धीरे अवधारणा बदल रही है, और इसी बदलते अवधारणा में हमें भी ये बदलना पड़ेगा। अब हमारा जो जनरेशन है, ये जो पीढ़ी है जो 90s से है, इस बात से बहुत इत्तेफाक रखते होंगे कि ज्यादातर हम किसी परीक्षा, किसी कंपटीशन प्रतियोगिता की तैयारी में हम बैचलरहुड में रहते हैं, बैचलर्स में रहते हैं, खुद रहते हैं, साथ में रूममेट होता है, मतलब समकक्षी होता है, खाना पीना बनाना करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, तैयारी करनी होती है। लगभग मैं अगर कहूं तो 90% हम लोग ऐसे ही चलते हैं। कई लोग मेड लगा लेते हैं, कई लोग पीजी में रह लेते हैं, ये एक अलग वर्ग है। ज्यादातर लोग खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं। ये एक तैयारी है आगे के सर्वांगीण और अर्धांगीण जीवन की। अगर आप देखेंगे आज के समाज में, आप अगर साथ में रह के, अपनी पत्नी के साथ में रह के शादी के बाद अगर आधा काम आप हाथ बटा पा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं घट जाता। उनका भी काम हो जाता है, आपका भी काम हो जाता है, वो भी अपना कुछ काम देख सकती हैं जो वो देखना चाहती हैं, आप भी अपना काम देख सकते हैं। जबकि ये चीज बिल्कुल 20 साल पहले ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल ये नॉर्मल नहीं था। संभव अगर था भी तो ये नॉर्मल नहीं था, वो एक अलग वर्ग के तौर पे देखे जाते थे। उनको फिर हम एक तरीके से स्टिग्मेटाइज कर देते थे, डिवैल्यू, अलग अलग संज्ञा कर देते थे कि देखो मैं इस प्लेटफॉर्म पे देखो अब पत्नी के अंडर में हो गया, कंट्रोल हो गया। ये अवधारणा बदल रही है, क्योंकि साथ ही साथ न बल्कि बेटे बल्कि बेटियां जब शिक्षित की जा रही हैं तो इसी मानक पर की जा रही हैं कि वो भी कल को कुछ पढ़ लिख सकेंगी, वो भी कल को कुछ बन सकेंगी, वो भी कल को अपने परिवार को चलाने में अहम योगदान दे सकेंगी। और योगदान तभी कोई दे पाएगा जब आप उनके साथ शरीक होकर, उनके साथ सबल तौर पे खड़े होकर आप उनका सहयोग करेंगे। और इसीलिए मैं मानता हूं समाज, अगर इसको आप खंडित भी करके देखें, हालांकि कोई डिक्शनरी मीनिंग से नहीं, सम आज हमेशा उस समय के अनुकूल, उस वातावरण के अनुकूल जब आप अपने आज को रखते हैं, जब आप अपने एग्जिस्टेंस को रखते हैं, तभी समाज चल पाता है।
ऐसा कहा भी गया है, जो हमारे माता पिता और कई बुजुर्ग कहा करते थे, जो सर्प अपना केचुआ नहीं निकाल पाता उसको मर जाना होता है। द स्नेक दैट कैन नॉट कास्ट इट्स स्किन हैज टू डाई। अब आप इसको समझ लीजिए, कई तरीके से इसको समझा जा सकता है कि हमें बदलना चाहिए, बदलना अनिवार्य है और बदलना ही मांग है इस समय की, और उससे ही समाज आगे बढ़ सकता है। वैसे तो ये साक्षात्कार मन नहीं कर रहा है बंद करने का, चूंकि लग रहा है चलते रहे, लेकिन हम आपको ये वादे के साथ में वापस आएंगे कल एक नए मुद्दे के साथ में आपसे फिर दोबारा बातचीत करेंगे और आपको कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताते रहिए कि आप कमेंट करके हमको कि आपको कैसा लगा ये बातचीत और किस तरह का बातचीत हमको और करना चाहिए किन लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। धन्यवाद।